बाबूजी, सचान साहब, आदरणीय पूर्व मंत्री माननीय राज बहादुर साहब, अब्बास साहब, सभी हमारे सम्मानित साथियों, पूर्व मंत्री हमारे लालमणि साहब, अकेला जी, बातें बहुत हो चुकी हैं। आज ये अवसर था पेरियार साहब की जयंती का। किताब आ चुकी थी और इसको विमोचन करना जरूरी था, इसलिए मैं आपसे इस मौके पर बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहूँगा, पर आपसे ये जरूर कहना चाहूँगा कि आपको आकांक्षाओं पर उतरने के लिए स्वयं कमर कसनी होगी। कोई देवदूत, कोई मसीहा आसमान से टपक के आने वाला नहीं है। वन नेशन वन एजुकेशन, एक समान शिक्षा, ये भारत के संविधान का फंडामेंटल मूल अधिकार है। इस पे क्यों नहीं लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। हम जो कुछ भी हुए हैं, मैं प्रोफेसर रतनलाल जी की बात से सहमत हूँ। इसलिए मानवर कांशीराम साहब ने भी इस बात पे जोर दिया कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, उस समाज की राजनीति कामयाब नहीं होती है। भारत के 85% आवाम की राजनीति को, राजपाट की चाहत को अगर कामयाब बनाना है तो इसकी गैर राजनीतिक जड़ों को बनाना जरूरी है। मानवर कांशीराम साहब ने बड़ा जतन लगाकर, हिकमत लगा करके आपकी चाहत को ध्यान में रखते हुए कम समय में फलदार वृक्ष तैयार किया। फल कम थे, चाहतमंद जातियां ज्यादा थीं, उसका रस निकाला। रस निकाल के एक एक चम्मच बहुत सारे जाति समूहों तक पहुंचा दिया। उस रस टॉनिक था, उसने अपना काम किया। निश्चित रूप से राज सत्ता का रस टॉनिक है, तभी तो उसकी खबर चलती है, आपकी तालियां बजती हैं, आपकी चाहत पैदा होती है। सब लोग लपक गए उसी तरफ। फल मिल जाएं, फल मिल जाएं तो फल तो कांस्टेंट हैं, स्थिर हैं। फल अनलिमिटेड नहीं है। मानवर कांशीराम जी ने जो आपको फल दिए, वो किसी से छीन कर दिए थे। जिनके फल छीने गए वो परेशान हुए, उनकी विधायकी गई, उनकी मंत्रीगिरी गई, उनके मुख्यमंत्री गए, उनके कलेक्टरी गई, उनके कप्तानी गई, थानेदारी गई। यहाँ तक कि 1995 और 97 दो सरकारें मान्यवर कांशीराम जी ने चलाई हैं। 2002 की सरकार में मान्यवर कांशीराम साहब पॉलिटिकली और फिजिकली, राजनीतिक रूप से भी और शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके थे। कैसे बेदर्द लोग हैं आप लोग। 1995 में ही उनको हार्ट अटैक आया, आगे भी हल्के हार्ट अटैक आए। 2002 के चुनाव में षड्यंत्र के शिकार हुए पंजाब में पूरा ध्यान लगाया कि मेरा सूबा खड़ा हो जाए। अकालियों से गठबंधन किया, दिल्ली से बैठे बैठे तोड़वा दिया गया। कहीं कोई चीज है जो अटकी हुई थी,
इस पे रिसर्च होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि पंजाब में जब वो सीट नहीं जीत सके, हमारे यूपी की टीम फरवरी 92 में हुए पंजाब के चुनाव में थी, आदरणीय बाबू रामाधीन भी थे, आदरणीय राज बहादुर साहब भी थे। तो कांशीराम जी की ताकत विपक्ष बन सकी। या तो कांग्रेस की सरकार जीती थी 1992 में, और सेकेंड पे विपक्ष था पंजाब में, तो वो कांशीराम की पावर थी, कांशीराम की ताकत थी। पर 2002 में वो 0 सीट पे आउट हो गए। इसलिए मैंने कहा कि वो पॉलिटिकली कमजोर हो गए। इसलिए 2002 की सरकार मानवर कांशीराम जी की दखल नहीं था। पर 95 और 97 का A to Z फैसला, सिवाय हृदय नारायण दीक्षित को मंत्री बनाने के अलावा, 4 दिसंबर 93 को जो सरकार बनी उसमें एक भी ब्राह्मण कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। हुई कि सरकार कैसे बनाओगे, वोट की बिकवाली कांशीराम बंद कर चुका है, फुटकर वोट नहीं बिक रहा है। उन्होंने कहा नहीं, एक तरफ इकट्ठा वोट की बिकवाली शुरू करा दो। उन्होंने कहा कि नहीं, 25 अगस्त 2003 को कांशीराम लखनऊ के अंदर ऐलान कर चुका है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री होना चाहता हूं, और उसके 1 महीना पहले 26 जुलाई 2003 को नागपुर में, कोल्हापुर में ऐलान करके आया है कि मैं 6 करोड़ लोगों के साथ अक्टूबर 2006 में बाबा साहब अम्बेडकर की धर्म परिवर्तन की 50वीं सालगिरह पर 6 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर दूंगा। कल्चरल चेंज की तरफ बढ़ रहा है, सांस्कृतिक परिवर्तन, और इन सब के ध्यान ऊपर की तरफ है, जड़ों में ध्यान नहीं है। तो उन्होंने कहा मौका अच्छा है, जड़ें काट दीजिए। ये सब ऊपर को देख रहे हैं, आप भी मुझे फलों के चक्कर में ही लगाना चाहते हैं। कल से बहस चल रही है, पार्टी बनाइए। मुझे 5 साल पहले कुछ लोग यहां बैठे हैं जिन्होंने मेरा साथ लेकर के करोड़ों रुपया कमाए। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम राज सत्ता में रहोगे तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर आपने राज सत्ता का रास्ता छोड़ा तो जो ठीका पट्टा आपने हमें दिलाया है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। तो हमें ठीका पट्टा सुरक्षित रखने के लिए हमें जालिम के चरणों में जाना होगा। हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। इसीलिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य जालिम की गोद में चला गया, क्योंकि उसके साथ आगे पीछे गाड़ी घोड़ा लगाने वालों ने कहा कि हम आपके साथ नहीं चलेंगे। पर दद्दू प्रसाद ने कहा, यही पत्रकारों ने मुझे घेरा और मैं फिर दोहराना चाहता हूं, और हम चुप नहीं बैठे, हम काम कर रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि किसी भी शोषणकारी पार्टी, व्यक्ति, शक्ति के साथ जाकर दद्दू प्रसाद अपने गुरु कांशीराम की सीख को और अपनी महतारी के दूध को शर्मिंदा नहीं करूंगा। हमारा है दृढ़ संकल्प, हम देंगे मजबूत विकल्प, हम देंगे मजबूत विकल्प, हमारा है दृढ़ संकल्प। पर इसके लिए आपको जड़ों को मजबूत करना होगा। मैं साइकिल से चलने का ऐलान करता हूं, अरे नौजवानों तुम मोटरसाइकिल की बात करने लगते हो। कहते हैं नहीं, साइकिल पे कोई चलेगा नहीं।
मोटरसाइकिल से तो बन जाएगा। अरे आपको नहीं परिवर्तनकारी सत्ता मिलेगी अगर आप इसी तरीके से रहेंगे। चुनौती देता हूं मैं बाबूजी के साथ संबद्ध करता हूं अपने आप को। तुम धन के बल पर कितने भी, और प्रोफेसर रतनलाल भी यही कह रहे थे, वो हो सकता है आपको समझा ना पाए कि आप धन का सहारा लेकर के कितने प्रधानमंत्री बन जाओ, तुम लोक कल्याण नहीं कर पाओगे, लोक हित नहीं कर पाओगे। क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा तबादला, पोस्टिंग, ठीका पट्टा, इतना कोई चेंज नहीं ला पाओगे हालात पे। अगर आपको हालात पे चेंज लाना है तो निर्धनों के सीमित साधन का बड़े पैमाने पर सहारा लेना होगा, साइकिल का सहारा लेना होगा, पैदल का सहारा लेना होगा। चूंकि दुश्मन ने आपके जब देखा कि ये फलों की तरफ इनका ध्यान है, ध्यान भर नहीं है, हिप्नोटिज्म है, सम्मोहन है, फलों की तरफ अट्रैक्शन भर नहीं है, आकर्षण भर नहीं है, सम्मोहन है फलों की तरफ। तो दुश्मन ने कहा कि जड़ें पर ध्यान नहीं है इनका, जड़ें काट दी जाए, और दुश्मन ने आपकी जड़ें काट डाली। तो अगर कॉन्फिडेंस, पहले मार्ग समझ लो, फिर चलने का साहस दिखाओ। आप सोचो दद्दू प्रसाद कोई जादू की छड़ी ले आएगा? नहीं ले आएगा। पर हम अपना बचपना जवानी लगाए हैं, बुढ़ापा अपने बच्चों को, आपको हुक्मरान बनाने के लिए, लगाने के लिए रखना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि साइकिल पे चलना होगा। छोटे सादा, और मैं बुंदेल कहीं नहीं, बुंदेलखंड बहुजन आंदोलन की जननी है, शुरुआत वहां से हुई। और हमारा एक साथी था झांसी का, जो मान्यवर कांशीराम की इस फिलॉसफी से सहमत नहीं था, बाबू रामाधीन सहमत थे, तो वो गए जालौन में और सीमित साधन, छोटे साधनों को संजोया, और संजो करके सन 19 में ही परिणाम लेके आ गए। कोई करोड़पति नहीं, लखपति भी नहीं थे शिवराम कुशवाहा जी और अकबर अली। अकबर अली तो फकीर समाज का था, मुस्लिम फकीर, और श्री राम पाल चैन सुख भारती 20-20, 25-25 हजार रुपया खर्चा करके चुनाव लड़े और जीते। वो मान्यवर कांशीराम जी का सीमित साधन, छोटे साधनों का बड़े पैमाने पर सहारा। बाबूजी ने ये विद्या हमें सिखाई, हमने बांदा में लागू किया। बांदा में केवट, कुम्हार, गडरिया, काछी मुसलमान को जिता के ले आए। हमारा झांसी वाला साथी था, उसने इसको नहीं माना। उसने जमींदार तला से, मध्य प्रदेश बॉर्डर से जमींदार लेके आया, 67 में विधायक। जमींदार को लोकसभा लड़ाया, हार गए। झांसी सदर से मालदार को लड़ाया, हार गए। महोबा की ही 2 सीटें, एक सीट पे फक्कड़ को लड़ाया, जीत गया। बगल की सीट पे पत्थर के खदानों के मालिक को लड़ाया, हार गया। बसीरुद्दीन साहब, वो जमींदार, मौदहा में धन का सहारा ले ली, धन का। तो डॉक्टर देवेंद्र सचान को 89 में मुस्लिम मजलिस के किरदार थे हमारे पास, नहीं इसके पास पैसा नहीं है, काट दिया। डॉक्टर देवेंद्र सचान के पास पैसा है, हार गया वो। 91 में हम लड़ करके आदरणीय राज बहादुर जी ने हमारी बात को ध्यान में रखा। नहीं, आपको ध्यान हो अगर कौन कौन नहीं लगे थे धन पशुओं को लड़ाने के लिए। दद्दू प्रसाद ने बाबूजी के मानवर का, और मुझे प्राउड है, कांशीराम साहब ने सुना कि
दद्दू प्रसाद थक्कड़ों को लड़ाना चाहता है। उन्होंने बुलाया, हमारी पीठ ठोकी और कहा ठीक है लड़ाओ। कहा कि काट के दूसरा नाम लिख दो। तो इन्होंने अपने हाथ से दूसरा नाम काट के लिखा, बसीरुद्दीन साहब का लिखा नाम, और बसीरुद्दीन साहब टक्कर दिया 93 में जीत करके। बड़े माफिया को बादशाह सिंह नाम है, उसको हरा करके जीत के आ गए। तो मैं दूर के प्रमाण क्यों दूं? बुंदेलखंड में ही प्रमाण हैं, मौजूद हैं। सन 93 का सपा बसपा गठबंधन झांसी जिले ने छोटे साधनों की थीम को नहीं माना तो हार गया। पूरा झांसी जिला बुंदेलखंड की धरती है। कुछ लोग यहाँ बैठे कहते हैं भाई बुंदेलखंड की तो आबो हवा ऐसी है, तो झांसी में क्या आबो हवा नहीं थी? सपा बसपा गठबंधन में भी झांसी हार गया। एक भी सीट ना सपा जीती ना बसपा जीती। और क्यों? मेरे पास प्रमाणों की और कमी नहीं है। 45 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिस्से में आई, 122 सीटें गठबंधन में बुंदेलखंड और पूर्वांचल के हिस्से में आई। मान्यवर कांशीराम जी इंचार्ज उनके, 45 सीटों की इंचार्ज हमारी धनवानों को लड़ाया। नहीं धनवान जीतेगा, धनवान जीतेगा, धनवान जीतेगा। बिना पैसे के कहीं चुनाव होता है? और आपने 75% कह देंगे कि हाँ सही बात है, बिना पैसे के कहाँ चुनाव होता है। 75 क्या, अगर 80% हाथ उठा दें तो कोई आश्चर्य नहीं है। पर दद्दू प्रसाद 20% के साथ खड़ा होने वाला है। मैं तुम्हारे 75% के दबाव में नहीं आने वाला। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ऐ नौजवानों, तुम अगर सत्ता चाहे तो ये अपराध नहीं है, ये लोकहित लोक कल्याण फिर आपकी नहीं होगी, वो जालिमों की हाथ की होगी। मैं यही बात कहते हुए तो 1 नेशन 1 एजुकेशन एक मुद्दा है। दलितों को पिछड़ों से मिलाने का, पिछड़ों को आदिवासियों से मिलाने का, आदिवासियों को मुसलमानों से मिलाने का, ये मिनिमम प्रोग्राम है शिक्षा हमारी, और ये खुलेआम डाका पड़ गया है। ठीक है, हमारे प्रोफेसर साहब हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, मंत्री है, विधायक हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहे हैं, वो ठेकेदार हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहे हैं। पर मेरा समाज 80% गांव में प्राइमरी स्कूल के ऊपर निर्भर है, और वहाँ कह दिया गया है कि पढ़ाई गायब कर दो यहाँ से। मिड डे मील खाओ, थाली बजाओ, घर जाओ। आप सोचते हैं एक ऐसे अचानक हो गया? ये सुविचारित नीति है, ये प्लानिंग का हिस्सा है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि पहले काहे नहीं बोले, पहले काहे नहीं बताए। तो 6 बजे नहीं जागे तो मैंने 8 बजे जागने का अधिकार खो दिया। मैं स्वीकार करता हूं कि हाँ, हमें उस समय समझ नहीं आई कि शिक्षा पे इतना डाका पड़ रहा है, पर आज ये पूरा दिखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के मुद्दे पर संपूर्ण दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुसलमान बहुजन समाज एक लामबंद हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा इस मुद्दे को जनता के बीच में। और ये कर नहीं पाएंगे चूंकि इसका आप इसको प्रोग्रामिंग क्या है? इसकी प्रोग्रामिंग है कि हमें प्राइवेट स्कूल नहीं बंद कराना है। जवाहर नवोदय विद्यालय, और हम 18 अगस्त 2015 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर से सहमत नहीं हैं। 18 अगस्त 2015 को एक ऑर्डर दिया हाई कोर्ट ने कि अफसरों को मजबूर किया जाए कि वो अपने बच्चों को प्राइमरी में दाखिला कराएं। आप सब ताली बजाए, बहुत बढ़िया। मेरा भी मन किया ताली बजाने का कि बहुत बढ़िया है, तो बहुत अच्छा है। चीफ सेक्रेटरी ने काउंटर एफिडेविट जाके लगा दिया कि हमारे मुलाजिम के जो बच्चे हैं
वो केवल मुलाजिम के बच्चे नहीं, अपनी मम्मी के भी बच्चे हैं, तो उनको हम बाध्य नहीं कर सकते। वो स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। और टाए टाए फेस, और जो याचिका करता था वो सस्पेंड कर दिया गया, हमारे भैया का सस्पेंड कर दिया। तो इसलिए मैं आपसे तरकीब क्या है तो शिक्षा को ठीक करने की, तो जवाहर नवोदय विद्यालय देश भर में 600 ही क्यों हो, 25 लाख बच्चे ही क्यों जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय में पढ़ें। बच्चों की संख्या 25 करोड़ है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का में मेरा पुरखा बाबा साहब अम्बेडकर लिखे हैं कि 6 साल से 14 साल तक की उम्र के सभी बालकों को निःशुल्क, अनिवार्य और एक समान शिक्षा देने का प्रबंध सरकार करे। तो केवल 25 लाख बच्चे ही क्यों पढ़ेंगे, 25 करोड़ बच्चों को जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने का इंतजाम सरकार को घेरें। और इसी मुद्दे पर मोदी को 2024 में हम कबर खोद देंगे, पटकनी लगा देंगे। तो एक ये संभव है, एक बड़ा रोड मैप है, विराट रोड मैप है ये। कुछ लोगों ने कहा कि आप प्राइवेट स्कूलों को बंद कराने का समझ नहीं पाते हैं, ये करना सरकार को ही होगा, पर जब तक सरकार नहीं करती है तब तक हम कर सकते हैं। तो हमारे बुंदेलखंड में कुछ साथियों ने अभिनव प्रयोग किए हैं। माता सावित्रीबाई फुले शिक्षा संस्कार केंद्र, ऊंट के मुंह में जीरा, निश्चित रूप से इससे कोई पेट नहीं भरेगा, पर ये प्रतीक हैं, ये साइन हैं, ये आपको रास्ता बताते हैं, ये पेट नहीं भरते हैं। तो एक तरकीब है, वह इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक समान शिक्षा भविष्य का चुनाव का बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और मुझे खुशी है मेरे बाप से, मुझे प्राउड है कि 2 बजे बाबूजी की बातों से प्रभावित हुआ, पकड़ के दे दिया, अरे इतनी बड़ी बात है, आज़ादी के बात है, ले आओ ले जाओ लड़का, पढ़ हुई देते हो। मेरे भाइयों, जड़ें नहीं बनाएंगे निश्चित रूप से। तो मैं आदरणीय रतन लाल साहब से भी विनती करता हूं कि इंस्टीट्यूशन भी बनाए जाने की जरूरत है। हम लोग हैं उस काम में, आप सबका आह्वान करते हैं और हम बना सकते हैं। मानव के अंदर दान देने की प्रवृत्ति है, अगर उसको दुश्मन एक्सप्लॉइट करता है, आपकी दान की प्रवृत्ति को तुम्हारा दुश्मन शोषण करता है, एक्सप्लॉइट करता है। मानवर कांसीराम साहब ने उसको यूटिलाइज किया, उपयोग करके तुम्हारा बड़ा कारवा खड़ा कर दिया। हम भी कारवा खड़ा कर सकते हैं, खड़ा करने के चाहत में है, लगे उस दिशा में। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने समाज की दान देने की प्रवृत्ति को उपयोग नहीं किया, धनवानों के धन के तरफ ही देखते रहे, तो निरंकारी वाले उसको ले जा रहे हैं, फिर बजरंगबली ले जा रहा है, फिर राम भगवान लिए जा रहा है, और फिर दुर्गा माता लिए जा रही है, फिर और कितनी कितनी महारानी हैं। मैं वहां खजनी गया था तो वहां एक जुलूस निकल रहा था, वहां में साफ शब्दों में लिखा था चमरिया माता की जय। मैं कहा साला ये भी एक माता आ गई, चमरिया माता। मैं इसलिए आपसे कह, तो आपके मानव की जो दान देने की प्रवृत्ति है, उस गरीब के अंदर भी दान देने की प्रवृत्ति है, जकात की प्रवृत्ति है, उसको जकात के पैसे से आप अपना आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। धन की तरफ, बड़े धनवानों की तरफ आप गए हैं, आपकी सत्ता चली गई है। ये सत्ता जाने का एकमात्र कारण है, मैं बहुत डंके से कह सकता हूं, उपत है और मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपने निर्धनों का, कांशीराम जी का फार्मूला छोड़ देने के कारण आप सत्ता से बाहर हो गए। सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन पे आप एजेंडे पर आए, आप निश्चित कर सकते हैं।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको आभार। और मैं हम लोग कुछ साथी मैं चाहता हूँ उनको सुनना चाहते आदरणीय चंद्रभूषण यादव जी को, उन्होंने हमें सम्मान से बुलाया है। देखिए, आप लोग सोचते होंगे ये कंट्राडिक्टरी विचार के लोगों को दद्दू प्रसाद क्यों बुलाता है। कुछ लोग कंफ्यूजन पैदा कर जाते हैं कंट्राडिक्टरी। अरे हम कोशिश में लगे हैं कि समाज की आम राय बनाई जाए, चूंकि दुश्मनों ने आपके बीच में, देखिए मेरा भटकाव नहीं था, मैं कोई मेसराम के साथ मंत्री बनने, इतना उल्लू नहीं था कि मेसराम मुझे विधायक और मंत्री बना देगा, पर मैं आंदोलन के तरफ समर्पण भावना थी। वो लौंडा सहारनपुर वाला, मैं इतना उल्लू हूँ कांसीराम का चेला कि मैं वो विधायक बनने आ गया था उसके यहाँ। मैं संभावनाएं तलाश रहा था कि आंदोलन पुनर्जीवित हो सकता है, खड़ा हो सकता है। ऐ मेरे बुंदेलखंड के साथियों, मेरा साथ दो, मैं पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत में कांसीराम के आंदोलन को पुनर्जीवित कर दूंगा। तुम लोग सतीश मिश्रा के, तुम लोग मेरे बहन के बलात्कारी मिश्रा के चंगुल में फंसते जा रहे हो। वो तुम्हें 17 दे देगा। धोखा है, धक्का मारो, धोखा है। इसलिए ये मेरे भाइयों, तुम 10-10 रुपए की नौकरियों के पीछे, मेरा समाज अभी इतना समृद्धशाली है कि जो सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करेगा वो भूखों नहीं मरेगा। मेरा समाज अभी उसकी रोटी और लंगोटी का प्रबंध करने लायक है और तुम भूखे नहीं मरोगे। तुम हिचकिचाते रहे हो, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग और न केवल बुंदेलखंड में, पूरे प्रदेश में मैं ये घुइयां छीलते नहीं घूम रहा हूं। चुप्पा रहो, चुप्पा रहो। समय ने लिखा, ब्राह्मण साफ, ठाकुर हाफ, बनिया माफ। ये हेडलाइन थी उस समय के 5 दिसंबर 6 दिसंबर 93 के अखबारों की। उन्होंने कहा उस समय के मुख्यमंत्री से कि मुझे पेरियार की धरती में जाना है यहाँ के बाद, इसलिए मुझे वहां बोलना चाहता हूं कि पेरियार का काम मैंने आर्यावर्त में कर दिखाया है। इसलिए दक्षिण में भी कांशीराम को स्वीकार किया जाना चाहिए। जब मैंने आर्यावर्त में ये काम कर दिया है तो दक्षिण में भी हम करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन सरकारों में जो इसमें कांसीराम जी की दखलंदाजी थी, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का, जमीन जायदाद को बांटने का काम भी बड़े पैमाने पर हुआ। उस सरकार में सोशल पुलिस को भी गिरफ्तार किया गया। 1,45,000 पुलिस, मनु के कानून को लागू करने वाली पुलिस गिरफ्तार करके जेल में डाल दी गई। ये खाकी वर्दी वाली पुलिस मनु के पुलिस के आगे हथियार डालती, आज डाले हुए। मनु का कानून चल रहा है और मनु की पुलिस खाकी वाली पुलिस के ऊपर भारी है। आपने देखा नहीं पुलिस के दरोगा कैसे पिटते हैं? क्योंकि मनु की पुलिस भारी है। आप कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, नहीं, मनु का पुलिस भारी है। तो 1,45,000 मनु की पुलिस गिरफ्तार कर ली गई, जेल में डाल दी गई। तब उन्होंने कहा कि हमें अब सरकार बनाना जरूरी है। कहा सरकार कैसे बनेगी, वोट कम है अपने पास। आर्यावर्त में भी हमारे वोट तो 8% हैं, ऑल इंडिया में तो 3.5-4% हैं, पर आर्यावर्त में तो 8% है, थोड़ी ज्यादा है।
तो अब उन्होंने कहा कैसे बने सरकार, का वोट खरीद लिए जाए। कांशीराम ने वोट की बिकवाली बंद करा दी है। वोट खरीदेंगे कहा, मार्केट में बिकाऊ नहीं है वोट। उन्होंने लिख दिया नॉट फॉर सेल, दलित नॉट फॉर सेल, ओबीसी नॉट फॉर सेल, नेतपाल ब्रजवासी नॉट फॉर सेल, आजाद नॉट फॉर सेल। ये बिकाऊ नहीं है, ना बिकने वाला समाज बना दिया, खरीदोगे कैसे। और कांशीराम ने एडवांस ट्रेनिंग दे दी है कि जो तुम्हारा वोट खरीदे रुपए में, उसका रुपया जब्त कर लो। जो तुम्हारा वोट खरीदे दारू की बोतल में, दारू पी जाओ। जो तुम्हारा वोट खरीदे बकरा में, मुर्गा में, उसका बकरा खा जाओ, मुर्गा खा जाओ, पर वोट अपने पैरों पर खड़े हुए अपनी पार्टी को दो। तो कांशीराम ने तो आपका पैसा ऐसा सब जब्त कर लेगा। एडवांस ट्रेनिंग दे दिया है। ब्रह्म पंचायत हुई दिल्ली में और उन्होंने कहा कि देखो हम एक अकल बता रहे हैं, वोट फुटकर वोट की बिक्री बैन। और प्राउड है हमें आज भी अपने समाज के ऊपर। और ये समाज अपने आप नहीं तैयार हुआ, इस समाज बाबू रामाधीन का खून और पसीना दोनों लगा है। जनाब बसीरुद्दीन साहब का पसीना खून लगा है। प्रेम नारायण सजान की जिंदगी लगी है। दत्तू प्रसाद आना चाहते हो तुम आगे, तो तुम्हें मानवर कांशीराम जी के मास बेस्ड डेमोक्रेसी को स्वीकार करना होगा। जन आधारित लोकतंत्र पे ही ऐसा फलित हो सकता है। इसलिए मैंने आपसे इतना समय लिया, आपसे ये बात को खुलासा कर सकूं। तो वो 45 सीटें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरी बहना ने लड़ाया, वो 0 पर आउट हो गई। 2 जून 95 को बहन मायावती के पास खुद का जिताया हुआ एक भी विधायक नहीं था। सारे राज बहादुर जी के, बाबू रामाधीन, दद्दू प्रसाद के जिताए हुए, मानवर कांशीराम जी के जिताए हुए विधायक थे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र केवल राजपाट का विधान नहीं है, ये बदलाव लाने का, ये क्रांति लाने का, चेंज लाने का औजार है, यंत्र है, एक व्यूह रचना है। मैं एक नौजवान के साथ भी गया, दत्तू प्रसाद उन लोगों में से नहीं है जो घमंडी हो। मैं मकसद को पूरा करने के लिए अपने जूनियर को भी नेता मानने को तैयार हूं और मैंने माना। मैं गया वो सहारनपुर वाले के, मुझे इलियास आजमी साहब ने मार्मिक गुमराह कर दिया, इमोशनल गुमराही है। भाई इमोशन में हम भी आ गए, नौजवान है, मार दिया जाएगा, किसी ने जहर दे दिया है। मेडिकल कॉलेज मेरठ में है, मैं भी सोचा कि मेरे समाज का कोई आदमी है, जहर दे दिया है। तो गया मिलने, जेल में मिले, मैंने उसको यही फिलॉसफी बताई कि नहीं राजपाट ऐसे आ सकता है। महोबा लाया, बिजनौर में डाउन टू अर्थ काम किया हमने। वो साथी जोगेंद्र भारती यहाँ आया है, सफाई कर्मी है। बिजनौर ने हमें शरण नहीं दी बहना के डर के मारे, पर ये नौजवान साथी खड़ा हो गया कि नहीं मेरा घर है, मेरे घर में 2 कमरे हैं, आप यहाँ डेरा डालिए और ये रैली को कामयाब बनाना चाहते हैं कांशीराम जी की फिलॉसफी पर, तो ऊपरी खिड़की दरवाजे नहीं है, मैं अपनी बीबी से आपको रोज रोटी बनवा दिया करूँगा। हम लोग धरती में बिछाए और सहारनपुर से मैं चिल्लाता रहा कि 4 आदमी भेज दो, नहीं तो मैं अपने झांसी और बांदा वीरपुर से 1 दर्जन कार्यकर्ता लेके गया, 2 गाड़ियां गांव गए। तो 19 नवंबर 2018 की रैली को कामयाब बनाया। महोबा लेके आए 20 जनवरी। मैंने कहा कि आप बोल दो, तुम्हारे पास नौजवानों की ताकत है, बोल दो।
कि मेरा मसीहा फुटकर वोट की बिकवाली रोक गया था तो हम सत्ता में आ गए। अब इकट्ठा हुआ वोट बेचा जा रहा है तो हम सत्ता से बाहर हो गए हैं। सत्ता चाहिए तो इकट्ठा हुआ वोट की बिक्री बंद करानी होगी। बोल दो यही 20 जनवरी को। मुझसे कहा मैं बोलूंगा इसे, और मंच पे जाके पलट गया। तब मैं जान गया कि इसको भी बेचना है, इसको भी बेचना है। और मैं बुलंदशहर में पहला मौका आया, बेच लिया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रोफेसर रतनलाल जी ने सही कहा है, हमें अपने इंस्टीट्यूशन खड़े करने होंगे, नॉन पॉलिटिकल रूट्स को मजबूत करना होगा। तो नौजवान साथियों, मेरी अब बहुत परीक्षा मत लीजिए। दद्दू प्रसाद आपके निजी हित के लिए नहीं लड़ रहा है, हम आपके भविष्य के लिए करके अकेला जी और हम लोग चिंतित हैं कि हमारे नौजवान गुलाम ना बने। और ये बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे धोखे हैं, ये धोखाधड़ी है, छल है, कपट है। इसलिए अपने पैरों पर खड़े होकर आपको अपनी बिगड़ी हुई बात बनानी होगी। आपको जालिम का सहारा लेकर के चलेंगे, जालिम के इशारे पर ही चलना पड़ेगा। और वो 15 में हमने बहुजन समाज बनाव की परिकल्पना पेश की थी तो लोगों ने कहा था ये पिट गया है। आज ज्यादातर लोग बहुजन समाज की बनाव की परिकल्पना पर काम करते नजर आ रहे हैं। हमने कहा था कि जिसके जितनी संख्या भारी उसके उतने हिस्सेदारी, भारतीय भागीदारी आंदोलन। लोगों ने मजाक उड़ाया था 2015 में, पर आज उस पे लोग लौट के आए हैं। इसलिए मान्यवर कांशीराम जी का चेला दद्दू प्रसाद थॉटकली वैचारिक लीड कर रहा है। मुझे इस बात को प्राउड रहना चाहिए कि आपका लोग अनुसरण कर रहे हैं। एक समान शिक्षा के मुद्दे पर भी ये मुद्दा गहरा होगा, जन जन तक जाएगा, जनमत तैयार होगा और इसको लेकर के हम लोग सरकारों को पलट देंगे। करना तो आपको ही होगा, क्योंकि वो नहीं करेंगे, वो करेंगे तो फंसेंगे। जैसे जनगणना का, जाति जनगणना में वो फंसे हुए, नहीं कराएंगे। तो ये मंच और ये सभा पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना का समर्थन करती है और हम आह्वान करते हैं भारत सरकार का कि पिछड़े वर्गों की ही जाति आधारित जनगणना नहीं, दो ही की बची है, अगड़ों की और पिछड़ों की बची है। तो भाई पिछड़ों दो, अगर पिछड़ों की नहीं कराते तो भाई अगड़ों को ही करा दो, पिछड़ों की अपने आप पता चल जाएगी। अगड़ों की जाति आधारित जनगणना करा दो, खुलासा हो जाएगा। तो अगड़ों की भी वो नहीं करा रहे हैं, पिछड़ों की नहीं करा रहे हैं। अब पिछड़े वर्गों में ये कहने का पुख्ता सबूत है कि पिछड़े वर्गों का हिस्सा दलितों ने नहीं खाया है। अखिलेश भैया गुमराह हो गए 2012 में, उन्हें पंडित जी लोग भड़का ले गए कि चमरवा लोग आपके बैकवर्ड के हिस्सा की सीटें प्रमोशन में बैठ गए हैं। तो रिवर्सल करा दिया उन्होंने, रिवर्सल करा दिया। तो मेरे भाइयों, आज वो कांटा चुभा हुआ है, वो निकल सकता है, पुनः एक हो सकते हैं। एक होने के लिए अखिलेश भैया को दोनों हाथों में तलवारें लेके लड़ना, और नहीं लड़ेगा तो पिटेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लड़ेगा वो आगे बढ़ेगा और जो आगे बढ़ निहुर जाएगा वो पकड़ के गुलाम बना लिया जाएगा। सांस्कृतिक बलात्कार हो रहा है, आप समझ नहीं रखते। उसको ही सत्ता मिलने वाली है। हमने बहु बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए अंबेडकर मिशन तैयार किया, कांशीराम मिशन तैयार किया, बसपा तैयार किया। उसकी 173 साल की व्यवस्थित कल्चर है हमारी। हम कल्चरली प्रॉस्पर हैं, हम सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हैं, हम
इतने कंगाल नहीं हैं, हम सांस्कृतिक समृद्ध हैं। तो उस हमारी संस्कृति पर खड़ा होके, हमारे अंबेडकरवाद पे, कांसीराम मिशन पे खड़ा होकर के मेरी बहन का बलात्कारी कह रहा है, बोलो जय श्री राम, बोलो जय परशुराम। श्री राम प्रतीक है शंभू की हत्या का, परशुराम प्रतीक है हम अपनी माँ की हंता का, अपनी माँ की हत्या करने का। उनके जय बुलाई जा रहे हैं, कह रहे हैं क्यों बोले, मुख्यमंत्री बना देंगे ना, बोलो जय, सरकार बना देंगे। ये सांस्कृत जो लोग अपने कल संस्कृति और सभ्यता को नहीं बचा पाते, वो एक न एक दिन गुलाम बन जाते हैं। मुसलमानों के कलेजे से पूछो। बैठा था एक दिन जफर याब जिलानी के पास, हारे हुए से बात कर रहे थे। नहीं, हमारे कुरान में भी लिखा है कि हुकूमत खिलाफ हो तो हथियार डाल देने चाहिए, इसलिए हमने लिया नहीं है 5 एकड़ या कितनी 10 एकड़ जमीन। सांस्कृतिक की बात है, इसलिए उठो, आगे बढ़ो अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए। हम चैन से नहीं बैठेंगे। दद्दू प्रसाद का ये वादा है, हम लड़ेंगे, बढ़ेंगे और हम देंगे। पर मेरे भाइयों, अगर आपको फल चाहिए तो जड़ें बनानी पड़ेंगी। आप जड़ों के भी जड़ों पे काम नहीं करना चाहते, जड़ों पे काम करने का ललकारो। दद्दू प्रसाद फक्कड़ का बेटा है, गए घर में रुके, आज उन्हें हमें खुशी है और उनको बधाई है। उनका लड़का अपने पैरों पर खड़ा होकर के प्रोफेसर हो गया है लड़का, ये अकेला जी की मेहनत का। इसलिए हम लोग एक प्रमाणिक दस्तावेज लेके आए हैं। अकेला जी गाजियाबाद से दूसरे अकेला जी नाराज होकर चले आए थे। मैं भी वो तो बड्ढे बुड्ढे लोगों का मैं सोचा चलो 2019 में हमें कुछ ज़्यादा मिलना नहीं है, तो चलो ये सपा बसपा गठबंधन की रट लगाए हैं। आज उनकी आंखें खुल गई, आज वो लोग भी। तो इसलिए मैं आपसे जो काम किए गए हैं उनके भी कुछ उपयोग थे, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम लोग करेंगे और किसी में मिलेंगे नहीं, किसी जालिम के साथ जाएंगे नहीं, और हम अपने समाज को मुक्ति पथ, मुक्ति मार्ग बनाने का काम करेंगे, जिम्मेदारी से काम करेंगे, सील और चरित्र पर आधारित। मैं जब सील चरित्र की बात करता हूं तो लोग कहते हैं नहीं लोग, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा 23 नवंबर 1950 को पार्लियामेंट में कि सील विहीन, चरित्रहीन आदमी कभी भी बदलाव की पहल नहीं कर सकते हैं, जालिम के गुलाम बन के रह जाते हैं। अगर बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए, सामाजिक बदलाव चाहिए, इस देश की खड़ी हुई व्यवस्था को बदलना है, चतुर्वर्णीय व्यवस्था में आग लगानी है, ईश्वर पे आग लगानी है, तो आपको इस देश में सीलवान और चरित्रवान लोगों को पार्लियामेंट और विधानसभा में भेजना होगा। आपको परिणाम जो नहीं मिले, इसलिए नहीं परिणाम मिले कि सील विहीन और चरित्रहीन लोगों को, और आप दोबारा भी सील विहीन लोगों को भेजना चाहते हैं। अरे अब बिगड़ गया है तो थोड़ी ठिहा और रच के बनाओ, हड़बड़ी मना बनाओ। बिगड़ तो गावे भया है, बिगड़ गया है तो इसलिए कुछ ठहर करके, ठंडे दिमाग से सोच के, सबके सलाह लेके, सबका मन जीत के, अब 4 आदमी इकट्ठन और 4 आदमी पार्टी बना ले। इसलिए मैं आपसे कहना हूं कि हमें वो पार्टी चाहिए, वो पार्टी भी हम बनाना चाहते हैं कि जो गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करे। ऐसी पार्टी बनाना चाहते हैं जो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन भी चलाए। ऐसी पार्टी बनाना चाहते हैं जो दलित, पिछड़े, आदिवासियों को इकट्ठा करने का अभियान चलाए। इस बारे में गंभीर हैं और मैं आप सबका सहयोग, समर्थन चाहता हूं, और
आंख मूंद के मेरे साथ मत चलो। जो भी साथी चल रहे हैं आंखी खोल के चलिए। दद्दू प्रसाद गलत रास्ते में जाए, दद्दू प्रसाद को ठोकर मारो और बढ़ करके रास्ता अपना मंजिल मकसूद की तरफ तय करो। आंख मूंद के नहीं चलना है, आंखें खोल कर चलना है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।